नमस्कार। ज्ञान स्वर कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन चैनल द ज्ञान स्वर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। यह तीसरा पार्ट है। पीछे के पार्ट में हम लोग पढ़े थे, पहला पार्ट जो पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि हिंदी की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है, हिंदी क्यों इम्पोर्टेंट है, हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। दूसरे पार्ट में पढ़े थे वर्ण, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण के बारे में आपको बताया गया था कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा होता है, खंड होता है जिससे और अधिक छोटा हम नहीं कर सकते। यानी ध्वनि का एक स्वरूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है। और उसमें स्वर वर्ण हम लोग जाने थे। स्वर वर्ण कहने का तात्पर्य है कि वर्ण का वैसा प्रकार जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का उपयोग नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है अन्य सारे वर्णों से, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें कितने वर्ण आते हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो स्वर होते हैं वह कौन कौन होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि हर्ष स्वर में बताया गया है कि जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वह हर्ष स्वर होता है, जिसमें दो मात्रा का प्रयोग होता है वह दीर्घ स्वर होता है, और इसमें तीन मात्रा का प्रयोग होता है वह प्लुत स्वर होता है, या तीन से अधिक मात्रा का प्रयोग हो सकता है। इसमें जैसा कि आपको बताया गया है कि इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं, जिसके लिए हम लोग उसके लिए हम सांकेतिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अगर हम ओम लिखते हैं तो इस तरह से भी हम लिखते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ओ के बाद यह तीन आया है तो ओ का प्रयोग कुछ समय तक होगा, कुछ ज्यादा देर तक होगा, है ना। तो ऐसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि इसमें जो प्लुत स्वर अभी बताया कि जो आता है यह गायन के क्षेत्र में, गजल में या किसी को संबोधित करने में इसका प्रयोग होता है। अब इसका जो वर्ण का जो दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो होता है वह स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण में प्रयोग होता है। यानी कि वर्ण का वह प्रकार जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित होता है, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उच्चारण में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का मतलब यह हो गया कि वर्ण का वह प्रकार जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमेशा किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तो आना ही है। आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण करके देख सकते हैं। जैसे हम क कहते हैं तो क के साथ अ भी आता है, ख कहते हैं तो ख के साथ अ भी आता है। यानी कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। इसकी जो संख्या होती है, हम कहें तो इसकी संख्या अगर हम लिखें तो इसकी संख्या होती है 33। इसकी संख्या 33 होती है। अब इसमें हमको जानना है कि यहाँ पर इसका उच्चारण यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। पहले यह हम जानेंगे कि हमारे जो स्वर तंत्री का मतलब क्या हुआ कि जिससे किसी स्वर यानी किसी वर्ण का उत्पत्ति होता है, किसी वर्ण को बोला जाता है। जैसे हम हवा निकलता है हमारे कंठ से आता है तो मुख के विभिन्न भागों से टकराता है, और विभिन्न भागों से टकराने के पश्चात जिस तरह का कंपन होता है उसके अनुसार मुख से ध्वनि निकलती है। तो मुख के वह सभी भाग जिससे हमारे प्राण वायु टकरा करके और
कोई कंपन उत्पन्न करती है और जिसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित होती है, उस विशेष प्रकार की ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऐसे प्रयोग की दृष्टि से हम इस वर्ण का परिभाषा बता सकते हैं। यानी कि जैसे अब स्वर तंत्री में क्या आएगा, हमारे मुख में दांत है, क्या कहते हैं कि तालु है, मुर्दा है, कंठ है, यह सारे आपके स्वर तंत्री हैं, स्वर तंत्र हैं, जिससे किसी वर्ण का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कंठ से प्राणवायु निकलती है, विभिन्न भागों से टकराती है, टकराने के पश्चात कंपन होता है और एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसी ध्वनि के चलते यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बात आती है, जो कंपन के रूप में एक विशेष प्रकार का जो ध्वनि आता है, उसी विशेष प्रकार की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी संख्या, जैसे व्यंजन वर्ण के बारे में हम जानते हैं, इसकी संख्या 33 होती है। अब किस स्वर तंत्री से कौन सा वर्ण उत्सर्जित होता है, इसको हम लोग को जानना है। तो पहले इसकी संख्या जानिए, 33 होता है। अब इसमें वह कौन कौन होता है, सो देखिए। क वर्ण, क, ख, ग, घ, ड़। उसके बाद आता है च वर्ण। च वर्ण कहें तो क्या हो गया, च, छ, ज, झ और य। इसके बाद ट वर्ण, ट, थ, ड, ध, ण। इसके बाद आता है त वर्ण। त वर्ण कौन कौन, त, थ, द, ध और न। फिर आता है प वर्ण, प, फ, ब, भ और म। अब देखिए यह 5 वर्ग होते हैं। इसमें जो है पांचों वर्ग में कुल मिलाकर के 25 है और इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसमें देखिए जैसे क से लेकर ड़ तक को हम कह रहे हैं क वर्ग, यानी क वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला वर्ण आपका क है, तो क आया हुआ है और क के समान प्रॉपर्टीज को भी ही यह दिखाता है। जैसे सबका उच्चारण क्या है, तो कंठ से होगा, इसलिए यह सभी एक वर्ग के हैं। जैसे अगर हम किसी क्लास में जाते हैं, एक बच्चे से उठा करके पूछते हैं कि तुमको क्या पढ़ना है, तो वह बच्चा जो बोलेगा, जो कहेगा कि यह क्लास 10 है, यह क्लास 11 है, इसमें इस विषय की पढ़ाई हो रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वर्ग में शामिल प्रत्येक बच्चे के लिए वह लागू होता है। वैसे ही अगर हम क के बारे में जान ले सारा प्रॉपर्टी, तो बाकी इसमें आने वाले सभी वर्णों पर वह प्रॉपर्टी लागू होता है, गुण लागू होता है। इसीलिए हम इसको क वर्ग कह रहे हैं, यानी कि प्रथम वर्ण के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको च वर्ग कह रहे हैं, इसको ट वर्ग कह रहे हैं। यह स्पर्श क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे स्वर तंत्री में सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वर तंत्र है वह है जीभ। अगर जीभ नहीं रहे तो हम किसी भी वर्ण का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो जीभ बहुत महत्वपूर्ण, जैसे जीभ के नहीं रहने पर जीभ ही होता है जो भिन्न भिन्न स्वर तंत्रियों के साथ जा करके कंपन को व्यवस्थित करके और एक विशेष ध्वनि का उत्सर्जन कराता है। तो स्पर्श इसलिए कहते हैं कि वहां से जो प्राणवायु निकलती है विभिन्न स्वर तंत्रियों से स्पर्श करती है, जिसमें जीभ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीभ भी स्पर्श जाकर करता है, तब यहाँ पे इस ध्वनि का आपको उत्पादन होता है, ध्वनि निकलती है। अब देखिए इसके अलावा य, र, ल, व, यह चारों वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण यानी कि यह भी
जीभ के विभिन्न वर्णों के साथ स्पर्श करने के फलस्वरूप इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके अलावे स, र, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चारों ऐसे वर्ण हैं जब प्राणवायु निकलती है, हवा निकलती है, बाहर कंठ के द्वारा आने के पश्चात मुख के अंदर विभिन्न स्वर तंत्रियों से घर्षण के फलस्वरूप यह वर्ण का उच्चारण होता है। जब घर्षण होता है तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसीलिए ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहां पर 3 ठो हम स पढ़ रहे हैं। एक आपका है, इसको पढ़ते हैं तालव्य स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राणवायु निकलती है तो उस स्थिति में जीव जो है वह कहां जाकर के स्पर्श करता है? तालु के पास स्पर्श करता है। यह है मूर्धन्य श, यानी कि यहां पर स्पर्श किसके साथ होगा? मुर्दा के साथ, यानी घर्षण किसके साथ होगा? मुर्दा के साथ। इसके बाद दंत स, यानी कि यहां पर घर्षण जीव का किसके साथ होगा? दांत के साथ होगा। और यहां पर यह ह है, यह डायरेक्ट कंठ से इसे उत्सर्जित होता है। इसके अलावे यह सब के अलावे 4 ठो अन्य वर्ण है जिसको व्यंजन वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उपरोक्त इसी 2 वर्णों को मिलाने पर उस वर्ण का निर्धारण होता है जिसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखिए 25 स्पर्श हो गया, 4 अंतस्थ हो गया और 4 ऊष्म हो गया, तो 25 और 8 कितना हो गया? 33। अगर पूछा जाता है, कहा जाता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 33 होगी। और इसमें से इसके अलावे आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 आते हैं जो क्रमशः होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। या छ किससे बनता है? तो क और मूर्धन्य श, इन दोनों को मिलाते हैं तो छ बनता है। यह कैसे बनता है? तो त और र के द्वारा। यह कैसे बनता है? तो ज और य के द्वारा। यह कैसे बनता है? तालव्य श और र के द्वारा। इसमें देखिए यहां पर इन्हीं वर्णों में से 2 वर्ण को मिलाए हैं तो यह बना हुआ है। अब आप कहिएगा कि इन्हीं चारों को हम क्यों वर्णमाला में शामिल करके लिख रहे हैं? और भी तो बहुत सारे संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। तो क्योंकि इसी को इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए जो भी 2 वर्णों के मिलने से यहां पर बना हुआ है एक वर्ण, यह दोनों से एकदम भिन्न स्थिति को दिखा रहा है, संकेत को दिखा रहा है। यहां पर दोनों में से अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम जैसे अब कहते हैं त्वा, तब देखिए हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर त शामिल है और वह शामिल है ना। हम कहते हैं क्र, तो यहां पर स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि क शामिल है और र शामिल है। लेकिन इसमें हमको पता नहीं चलता है इस वर्ण के लिखने से कौन कौन सा वर्ण इसमें शामिल है, इसलिए अलग से इसको शामिल करके वर्णमाला में बताया जाता है कि यह संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसको समझ के रखना होगा कि इन्हीं 2 वर्णों के मिलने से इसका निर्माण हुआ। तो ऐसे संयुक्त व्यंजन वर्ण को मिला दें तो इसकी संख्या हो जाएगी 37 यानी कि 37। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर इसकी संख्या अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो हम कहेंगे कि व्यंजन वर्ण की संख्या सिर्फ 33 होती है। यह स्पर्श व्यंजन वर्ण में नहीं आता है क्योंकि उपरोक्त व्यंजन वर्णों में से 2 वर्णों को मिलाने के फलस्वरूप ही इसका निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है। अब इसमें रह गई बात कि शुद्ध व्यंजन वर्ण क्या होता है। शुद्ध कहने का मतलब यह हुआ जिसमें स्वर नहीं हो। अगर स्वर को निकाल देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे व्यंजन वर्ण में कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। लेकिन अगर स्वर को निकाल देते हैं तब उस स्थिति में उस व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? तब उस स्थिति में कहते हैं उस व्यंजन वर्ण को हलंत व्यंजन वर्ण। तो देखिए हलंत व्यंजन वर्ण क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया व्यंजन वर्ण में हम लोग जाने स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसके अलावा वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। लेकिन चूंकि संयुक्त व्यंजन वर्ण में 4 ही वर्णों का हम लोग प्रयोग करते हैं, वर्णमाला में शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 वर्ण मिलते हैं और 2 वर्णों को मिलने से जो नया वर्ण बनता है वह
इस दो वर्ण जो दिए जाते हैं इनसे स्पष्ट अलग होता है। हम देखने में, सुनने में, पढ़ने में सब तरह से अलग होता है, इसलिए इसको शामिल किया जाता है। बाकी जो भी हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं उसमें जो भी दो वर्ण शामिल करते हैं तो वह दिखाई देता है कि कौन कौन से इससे वर्ण शामिल हैं। ऐसे अब यहां पर अगर हम जैसे कि बताया कि स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण को बोला जाता है, अगर स्वर वर्ण हटा दे तब उस वर्ण को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हलंत व्यंजन वर्ण। तो अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे हलंत व्यंजन वर्ण, हलंत व्यंजन वर्ण, है ना, यानी कि जिसके अंत में हल लगा हो। हलंत का मतलब क्या हुआ, जिसके अंत में हल लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। अब हल जो है यह संस्कृत का बात है, जब संस्कृत हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आपको बताया जाए कि हल क्या होता है। तब यहां देखिए कि हलंत व्यंजन वर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि स्वर विहीन व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं, हलंत व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं स्वर विहीन व्यंजन वर्ण, स्वर विहीन व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, हलंत व्यंजन वर्ण कहलाता है, हलंत व्यंजन वर्ण कहलाता है, कहलाता है। अब कैसे होगा देखिए, जैसे क और यहां पर एक छोटा सा चिन्ह राइट की तरफ खींच देते हैं, इसी चिन्ह को कहते हैं हल। क्या कहते हैं, हल। तो अब यह हो गया व्यंजन वर्ण तो है, लेकिन यह चिन्ह खींच देने का मतलब यह हो गया कि हलंत व्यंजन वर्ण है। जैसे ग और इसमें चिन्ह खींच दिए, यह हो गया हलंत, है ना। जैसे त हलंत, ऐसे इसको हम पढ़ सकते हैं आदि। इस वर्ण को, यह वर्ण क्या है, इसमें स्वर वर्ण शामिल नहीं है। अब यह कैसे निर्धारित होता है सो देखिए, जैसे क हम लिखे तो यह व्यंजन हो गया, मूल व्यंजन हो गया, हलंत नहीं है ना। अब इसमें से स्वर को निकाल दे तो कैसे लिखेंगे, क हलंत जोड़ा। अब स्वर बाहर आ गया, तब यह जो बच गया यह क्या हो गया, हलंत व्यंजन वर्ण हो गया। अब इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण, इसको यह हो गया आपका स्वर, और यह आपका क्या हो गया, यह हो गया हलंत व्यंजन। क्या हो गया, हलंत व्यंजन, है ना। तो यह हलंत व्यंजन वर्ण आपका होता है। अब देखिए इसमें से जैसे कि हमने प्रारंभ में पूर्व में बताया हुआ है, जैसे स्वर वर्ण में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें वर्ण का जो प्रयोग करते हैं हम लोग 13 ठो लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 13 ठो। जैसे याद होगा जो हम बताए पिछले क्लास में, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, अं और अ, यह हो गया, है ना। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और इसमें होता है री। ठीक, अब री का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋतंबरा हो गया, ऋषि हो गया, इस सब में री का प्रयोग होता है, लेकिन प्रायः बहुत कम इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं इसको प्रयोग में लाते हैं। फिर भी आप इस री का भी मात्रा होता है, आगे हम लोग मात्रा पढ़ेंगे कि जो स्वर वर्ण हम लोग लिखे हैं इसी का परिवर्तित रूप जो सांकेतिक रूप में किसी व्यंजन वर्ण के साथ लिया जाता है वह उसका मात्रा कहलाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, है ना। अब यहां पर देखिए जैसे यह 13 वर्ण हो गया, अब इसे हाँ 13 वर्ण हो गया, इसमें से यह जो 2 वर्ण है, इन जो 2 वर्णों को हम लिए हुए हैं अंग और अ, यह प्रयोग में लिखा गया है कहां पर, स्वर्ण वर्णमाला में। किसमें लिखा गया है, स्वर वर्णमाला में। लेकिन जब इसकी बात आती है उच्चारण की, तो उच्चारण यह स्वर के अनुसार नहीं किया जाता है। यह उच्चारण कैसे किया जाता है, तो व्यंजन के अनुसार किया जाता है। तब इन 2 वर्णों को हम देते हैं, कहते हैं क्या, अयोग वाह। क्या कहते हैं, अयोग वाह। क्यों अयोग वाह कहते हैं, अब थोड़ा ध्यान देंगे। अयोग वाह हमको जानना है, अगला कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक जो है यह हम लोग जानेंगे अयोग वाह। अभी जानिए कि अयोग वाह है क्या, अयोग वाह इसका मतलब क्या हुआ। इसमें देखिए, अगर इसको देखें तो इसमें 3 गो वर्ड मिला है, अ, योग और वाह।
वाह का मतलब वहन करना, वहन मतलब कैरी करना, ढोना, है ना। और योग का मतलब हो गया, ऐसे योग दो तरह का, तीन तरह का होता है। योग मतलब एगो जोड़ना होता है, योग मतलब व्यायाम होता है, और यहां पर योग जो है हम योग्य के अकॉर्डिंग लेंगे। योग्य मतलब एबल, एबिलिटी जिसको कहते हैं, योग्यता, योग्य, एबल से बना है एबिलिटी, योग्यता। तो यहां पर यानी कि अयोगवा का मतलब क्या हुआ, अ का मतलब होता है कि जब किसी मतलब कि उपसर्ग के रूप में किसी शब्द के साथ अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। जैसे हम कहते हैं शांत, और फिर इसमें अ जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, अशांत। तो जो शांत नहीं हुआ क्या हो गया, अशांत हो गया। जैसे हम कहते हैं धर्म, अ जोड़ दिए तो हो गया अधर्म, यानी कि धर्म नहीं तो क्या हो गया, अधर्म। उसी तरह से जैसे न्याय, और अ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अन्याय। तो न्याय नहीं तो क्या हो गया, अन्याय। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अयोगवा में कौन सा वर्ण आता है, तो वैसा वर्ण जो योग्य, अमतलब नहीं। अब समझिए, इसको हम अलग अलग करते हैं। यह योग्य हो गया, अमतलब नहीं हो गया, और वाह मतलब वहन करना, ढोना, यानी कि वैसा वर्ण जो योग्य नहीं है फिर भी उनको ढोवाया जाता है, मतलब कि वहन किया जाता है, उनको साथ लेकर के चला जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है हमारा कि वैसे वर्ण के कितने प्रकार, तो मुख्य रूप से दो प्रकार, एक स्वर और एक व्यंजन। तो वैसे वर्ण जो योग्य नहीं है किसके, न तो स्वर के और न ही व्यंजन के, फिर भी उन्हें बोया जाता है, फिर भी उनका वहन किया जाता है, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब आप कहिएगा कि क्यों, मतलब कि अयोग्य नहीं है दोनों में से, तो योग्य इसलिए नहीं है। अब जैसे देखिए, सामान्य हम बात करें, सामान्य स्थिति की बात करें कि वैसे व्यक्ति किस लायक होते हैं, जो हमारे साथ है तो हमारे अकॉर्डिंग, और हमारे प्रतिद्वंदी के साथ है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि रह रहा है मेरे साथ और काम कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो वह व्यक्ति किसी के लायक नहीं होते हैं, किसी भी स्तर के नहीं होते हैं, न तो मेरे लायक है न उनके लायक है। वह जरूरत पड़ने पर, काम आने पर दोनों जगह से चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर इनका भी प्रयोग होता है, रहते हैं किसके साथ, स्वर वर्ण के साथ। उच्चारण किसके अनुसार होता है, व्यंजन वर्ण के अनुसार होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि योग्य तो या किसी के नहीं है, लेकिन फिर भी इनका वहन किया जाता है, फिर भी इनको ढोया जाता है। इसीलिए इन दोनों वर्णों को, मुख्य रूप से इन दोनों वर्णों को और भी वर्ण आता है, लेकिन मुख्य रूप से इन दो वर्णों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब इनके परिभाषा की बात है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वैसे वर्ण जो योग्य किसी के नहीं, किसी के भी नहीं है, फिर भी उनका वहन किया जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखिए, यहां पर कहने का मतलब है कि योग्य किसी के नहीं है फिर भी इनका वहन किया जाता है। हमने अभी बार बार बताया कि यह लिखे जाते हैं स्वर वर्ण के साथ, लेकिन उच्चारण इनका व्यंजन वर्ण में होता है। अब आपके दिमाग में आया कि इनका उच्चारण व्यंजन वर्ण में कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा, हम एक उदाहरण से बताते हैं, उदाहरण के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इन सारे वर्णों का हमको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लिखे गए हैं दो वर्ण अं और आ, यानी कि यह अनुस्वार है और यह विसर्ग है। अब इनका कैसे उच्चारण होता है सो देखिए। अगर हम अनुस्वार लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं संपूर्ण, देखिए स के ऊपर, दंत स के ऊपर अनुस्वार आया है। अब अनुस्वार आया है तो इसको हम दूसरे रूप में प्रयोग करके लिखते हैं ऐसे, संपूर्ण। आप देखिए यहां पर यही अनुस्वार यहां पर हलंत व्यंजन वर्ण के रूप में, यानी कि म के रूप में आया हुआ है। हलंत यानी कि आधे म के रूप में आया हुआ है। तो यहां देखिए कि यह अनुस्वार कहां लिखा जाता है, स्वर में, लेकिन म कहां होता है, व्यंजन में। तो रहता है स्वर के साथ, काम करता है व्यंजन के लिए।
इसीलिए यह लायक किसी के भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहां रखते हैं, इसको हम अलग नाम दिए हुए हैं कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होंगे, तो दोनों अयोगवाह होंगे। अब एक बात और विसर्ग के लिए, जैसे देखिए हम लिखते हैं यहां पर प्रातः, मैंने प्राप्त के साथ हमने विसर्ग डाल दिया। अब इसको कैसे उच्चारण में लाएंगे, क्या पढ़ते हैं इसको, तो उच्चारण के अनुसार अगर हम प्रयोग में लाएं, इसको पढ़ेंगे प्रातः, प्रातः, यानी कि लास्ट में क्या आया, ह आया। ह कहां होता है, ह जो है आता है व्यंजन वर्ण में, लेकिन यहां पर यह लिखा गया है किसके लिए, विसर्ग के लिए, विसर्ग के लिए आया हुआ है। और यह विसर्ग हम कहां लिखते हैं, स्वर वर्ण में लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग दोनों को क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अयोगवाह में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो अनुस्वार एवं विसर्ग अयोगवाह, अयोगवाह में आते हैं। हम इसमें कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह अनुस्वार और विसर्ग लिखे जाते हैं स्वर्ण वर्ण में, लेकिन प्रयोग किए जाते हैं व्यंजन वर्ण में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो अयोगवाह हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हमको यह जानना महत्वपूर्ण है कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो यह विशेष वर्णों का हम प्रयोग अब जान लें कि कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ण हम लोग अयोगवाह में लाए हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे इसका पूर्णानुशासन करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। इसको जानेंगे, इसके साथ साथ कुछ और भी विशेष वर्णों का हम लोग प्रयोग जानेंगे, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग। अब यहां पर देखिए अनुस्वार का जो होता है वह जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर दिया जाता है अनुस्वार, वह अर्ध पंचमाक्षर व्यंजन वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग प्रायः अर्ध पंचमाक्षर व्यंजन वर्ण के रूप में किया जाता है। अब इसको ध्यान देंगे कैसे यह किया जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे हम कहते हैं संपूर्ण, स के ऊपर अनुस्वार है, तो यह अर्ध पंचमाक्षर में आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स। ठीक, और अब यहां पर हम यह जानेंगे कि किस वर्ग का पंचमाक्षर हम लिखें। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ण के बाद जो अक्षर आता है वह जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग का पंचमाक्षर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प आया है, अब प का पंचमाक्षर कौन होगा, प, फ, ब, भ, म, यानी कि यहाँ पर हम म का प्रयोग करेंगे, वह भी आधा, यानी क्या लिखेंगे हम, महलंत। महलंत का मतलब हो गया हलंत व्यंजन हो गया, यानी कि अर्ध वर्ण जो होता है, यानी कि व्यंजन का जो अर्ध वर्ण होता है वह स्वर विहीन वर्ण होता है या हलंत व्यंजन वर्ण होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण। ठीक, और भी हम यहां पर बात लिख सकते हैं, जैसे देखिए, और जैसे अन। अब यहां पर देखिए अ के ऊपर अनुस्वार है, अब इस अनुस्वार को हटा के क्या लिखेंगे हम, देखिए तो अब यहां पर अनुस्वार हटाएंगे तो इसके बदले में पंचमाक्षर आएगा। तो बाद वाला वर्ण देखिए त है, त का पंचमाक्षर कौन होता है, त वर्ग का, त वर्ग का पंचमाक्षर होता है न, त थ द ध न। यहां पर लिखेंगे अ आधा न त, यानी कि अंत।
इसको ऐसे भी लिखेंगे या ऐसे भी लिखेंगे। और देखिए जैसे हम लिखें खंड, खंड। अब देखिए ख के ऊपर अनुस्वार है तो ख तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद कौन सा वर्ण है? ड है। ड किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग में आता है। इसका पंचमाक्षर कौन होगा? ण होगा। अब वह आधा आएगा यानी कि ण हलन और ड, यह हो गया खंड। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं खंड। और देखिए पिंड, पिंड। देखिए पी के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद ड है, तो प के बाद कौन सा वर्ण है? ड है। ट वर्ग का है इसलिए इसको क्या लिखेंगे? प हर्षवी आधा ण और ड, पिंड। या पी न और ड, पिंड, है ना। तो ऐसे हम इसका निर्माण करेंगे। यह हो गया क्या? अनुस्वार, है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे विसर्ग का कैसे प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए कि विसर्ग का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी विसर्ग कहें तो यह हो गया अ और य। विसर्ग का प्रयोग ह की तरह होता है ना। अब यहां पर देखिए विसर्ग का प्रयोग ह की भांति होता है, होता है। अब देखिए यह कैसे होता है इसका प्रयोग। जैसे अगर हम लिखें प्रातः, प्रात और विसर्ग दे दिए। अब इसको हम क्या कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं? यहां पर इसका प्रयोग होगा प्रातः तः, है ना। यह ऐसे हो गया। और देखिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अंतः, अंतः यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? अंतः। तो ऐसे विसर्ग का प्रयोग ह की भांति किया जाता है। अब देखिए इसमें इसके बाद और भी सारे वर्ण हैं जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद हम लोग प्रयोग में जानेंगे चांद का प्रयोग। चंद्र का प्रयोग कैसे करते हैं? चंद्र कहें तो ऐसे सिंबल में हम उसको देते हैं। चंद्र का प्रयोग कैसे होता है? तो चंद्र का प्रयोग होता है, वह होता है औ की भांति। यानी कि चंद्र का प्रयोग, चंद्र का प्रयोग औ की भांति होता है, औ की भांति होता है। अब देखिए कैसे इसको हम लिखते हैं, कैसे इसका प्रयोग, इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम लिखे डॉक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर डा के ऊपर चांद दिया हुआ है, इसको लिखेंगे डॉक्टर। और देखिए हम लिखे कॉल, कॉल, यानी इसको कैसे लिखे? क औकार और ल, कॉल। और देखिए हम क्या लिख सकते हैं? मॉल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉल। और देखिए डॉन, डा के ऊपर चांद है, इसको कैसे पढ़ेंगे? डॉन, ऐसे पढ़ते हैं। तो यह चंद्र का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे चंद्र बिंदु, यानी कि चांद के साथ बिंदु और जब आएगा, यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे। तो देखिए अब देखिए चंद्र बिंदु में क्या होता है, यानी कि चांद होगा और उसके साथ अनुस्वार भी होगा। यह हो गया चंद्र बिंदु का सिंबल, ऐसे, है ना। अब इस चंद्र बिंदु में कैसे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? कि यह चंद्र बिंदु का प्रयोग मुंह और नाक दोनों के द्वारा होता है। इस मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका प्रयोग
मुंह एवं नाक दोनों के द्वारा होता है, यानी कि इसको अनुनासिक भी कहते हैं। अब देखिए हम दोनों इसको कैसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे लिखें, हम इसको क्या पढ़ेंगे, गांव। क्या पढ़ेंगे, गांव, यानी कि नाक बजना चाहिए। अगर हम कहते हैं गांव या गौ तब यह नहीं होगा, गांव, यानी कि यहाँ पे मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होना चाहिए। और देखिए हम कहें जहां, जहां, यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहां। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि नाक का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उच्चारण करेंगे और नाक को बंद करके देखेंगे कि उच्चारण के दौरान जब नाक में वाइब्रेशन होगा, आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे तो समझ लीजिए कि वहां पे हवा आकर के जा रही है, इसलिए वह वाइब्रेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नाक का प्रयोग हो रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे यह चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया कि कैसे हम लोग करते हैं, इसमें यह सब बात का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग को यह जानना है कि अर्धवर्ण का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्धवर्ण का प्रयोग कैसे होता है, इसलिए इसको निश्चित रूप से जानिए। कभी कभी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आधा है और कौन पूरा है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उपचार हम लोग करते हैं उच्चारण के द्वारा भी, देख करके भी। कभी कभी जब देखने से पता नहीं चलता है कि कौन आधा है और कौन पूरा है, तब उसका प्रयोग हम लोग उच्चारण के द्वारा करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अर्धवर्ण का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो पहले हमको तो यह जानना होगा कि कैसे हम लिखते हैं, यानी कि अर्धवर्ण का मतलब हो गया, अर्धवर्ण का मतलब हो गया कि स्वर विहीन व्यंजन, यानी कि अर्धवर्ण उसे कहते हैं जो स्वर विहीन व्यंजन वर्ण होता है, उसी को हम अर्धवर्ण कहते हैं, अर्धवर्ण के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो वह अर्धवर्ण होता है या हलंत व्यंजन वर्ण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्वर विहीन व्यंजन वर्ण अर्धवर्ण या हलंत व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। अब देखिए कैसे इसको हम लाते हैं। अब इसमें भी एक जो है अर्धवर्ण, वह बहुत महत्वपूर्ण है, र का प्रयोग करना, है ना। र जो है अर्धवर्ण के रूप में प्रयोग जब होता है, तब उसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, तो उसको पढ़ते हैं रेप, और वह जहां पर उच्चारण में आता है वह बाद वाले पर संकेत में आता है। जैसे यानी कि अर्ध र या र हलंत का प्रयोग रेप के रूप में होता है, यह जहां उच्चारण में आता है, उसके बाद वाले वर्ण के साथ प्रयोग होता है। अब देखिए, अब यहां पे जैसे हम इसका हम प्रयोग कैसे करें, जैसे हम अगर कहते हैं निर्मल, हम यहां देखिए नी के बाद र आया है, तो आधा र है और आधा र के बाद म आने वाला है, तो म के ऊपर हम रेप का प्रयोग करेंगे।
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नी, र हलन, म और ल, यानी कि आधा र है, अर्धवर्ण है र का, इसलिए यहां पर र हलंत लिखेंगे, नहीं तो बाद वाले पर हम रेप के रूप में प्रयोग करते हैं। और देखिए तो हम अगर लिखते हैं जैसे क्रम, अब यहां पर देखिए, हमको देखने से या किसी को देखने से कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जब किसी से पूछा जाता है विद्यार्थी से कि आप बताइए कि क्रम है, तो वह जानता है कि यहाँ पे क के साथ र है, लेकिन वह देखने से महसूस करता है या बताता है कभी कभी कि यहाँ पर आधा र है और पूरा क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आधा र यानी जैसे क्रम है, तो यहाँ पर जो पहले आता है वह आधा वर्ण होता है और बाद में आने वाला हमेशा पूरा वर्ण होता है। जैसे क्रम है तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे आप, इसमें आधा कौन है और पूरा कौन है, तो इसमें आधा क है ना, और उसके बाद पूरा र है और म है। यह हो गया आपका क्रम, कर संयुक्त, आधा क, पूरा र और म। और जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं, और जैसे प्रमोद, यहां देखिए पर संयुक्त है। अब देखने वाले को यह लगेगा कि यहाँ पर प के साथ र है, तो र आधा दिखाई दे रहा है, प पूरा दिखाई दे रहा है, प पूरा है, र आधा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प आधा है और र पूरा है। कभी भी यह बात ध्यान में रखेंगे कि आधा र होगा तो वह ऊपर आता है रेप के रूप में, नीचे अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो आधा नहीं होता है, हमेशा पूरा होता है। तो आधा र का स्थान कहाँ होता है, ऊपर होता है। और भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसे यहाँ पर इसको कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर प हो गया आधा, र हो गया पूरा और फिर मोर, है ना। और देखिए थोड़ा जैसे हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय होता है, इसके बाद र आता है, तो इसके बाद अगर र तो के बाद आ रहा है, यह र आधा होता है, इसलिए रा के ऊपर रेप देते हैं और तब क्या हो गया, सक्रिय। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय, यहां पर भी र आया है, तो ट के साथ जो र यहां पर आया है, तो ट आधा है और र पूरा है, और यहां पर जो त के बाद र आया है वो र आधा है, इसलिए इसके ऊपर क्या हुआ है, रेप के रूप में प्रयोग आया है। और भी हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं आधा न तो है, ये है, फिर इसके साथ पूरा त है, फिर आधा र है रेप का, फिर र आकार है, फिर आधा मूर्धन्य श है, फिर आधा ट है, आधा मूर्धन्य श, आधा ट, और फिर पूरा र के साथ दीर्घी, और यह ऐसे हुआ। अभी हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोग अर्ध वर्ण का प्रयोग करके देख रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। और देखिए एक और वर्ण देखेंगे, समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं ड्रामा, ड्रामा। अब देखिए ड के साथ र आया, तब आकार आया है, यानी कि यहां पर नीचे र है, यानी कि र है तो पूरा है, क्योंकि नीचे है। आधा रहता तो कहां रहता, ऊपर रहता। ऐसे समझ सकते हैं हम। ड तो ड हलन, फिर र आकार, म आकार, ये हो गया ड्रामा, यह हो गया ड्रामा। ऐसे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यह हो गया कुछ विशेष वर्णों का प्रयोग, कुछ हो गया अर्धवर्ण का प्रयोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जानेंगे तो और भी कैसे हम वर्ण को अलग कर सकते हैं, किसी दिए गए एक शब्द में कितने वर्ण शामिल होंगे यह हम लोग जान सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे, घोष अघोष वर्ण जानेंगे, अल्पप्राण महाप्राण जानेंगे, वर्ण का विच्छेद करेंगे कि एक शब्द में कितने वर्ण संयोजित होते हैं, या अगर उसको तोड़ते हैं तो कितने वर्ण हमें प्राप्त होंगे। तो यह आपका हुआ। अगले क्लास में हम पुनः हाजिर होंगे अगले कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।